हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की बात हम करेंगे आज सेल। आज हमारा टॉपिक है आज वो है सेल। ठीक है, मैं आज अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद प्रवीण में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। सेल टॉपिक को लेकर के मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। सेल हमारे इस पूरे साइंस बायोलॉजी की मैं बात करूं तो इस मतलब ब्रांच के लिए सेल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। आपकी बहुत सारी क्वेरीज भी आई कि सर हमको 9th स्टैंडर्ड का पढ़ाइए, तो 9th में सेल टॉपिक एक स्पेशल चैप्टर ही है। 10th में भी इसका थोड़ा बहुत रोल है, 11th और 12th में भी पर्याप्त रोल है इसका। तो आइए समझते हैं सेल क्या होता है। इवन ऑल वनडे एग्जाम, आप जो भी वनडे एग्जाम दोगे वहां पे ये टॉपिक बनता ही बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम पता करते हैं पहले सेल क्या होता है। सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर, जैसा आप यहाँ पे लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, और हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है सेल। ठीक है, तो सेल इज द बायोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की, हमारी बॉडी की हम बात करते हैं तो सेल इज द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। क्या बोल रहा हूं? सेल इज द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो ये सेल की डिफिनीशन हो गई। सेल की डिफिनीशन को हम समझेंगे तो कैसे समझेंगे सर? इसका मतलब क्या होगा? बायोलॉजिकल मींस, बायोलॉजिकल का मतलब ऐसा होगा कि सेल जो एक प्रॉपर्टी है वो एक लिविंग बॉडी की है। सेल मतलब सेल हमेशा एक लिविंग बॉडी में ही पाई जाएगी। ठीक है, लिविंग बॉडी में ही सेल पाई जाती है, कभी भी नॉन लिविंग में ये सेल नहीं पाई जाती है। तो इसीलिए हमने इसको एक क्या नाम दिया है? बायोलॉजिकल। मतलब हमारी बॉडी में ये जीवात मतलब जीव की तरह काम करती है, लिविंग, हमको लिविंग शो करती है। तो इट इज अ बायोलॉजिकल यूनिट ओके ऑफ अवर बॉडी। स्ट्रक्चर मतलब ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे हमारा हाथ, ठीक है, हमारे हाथ में बहुत सारी सेल्स हैं, तो बहुत सारे टिश्यू बनेंगे। आइए हम समझेंगे उसको और बढ़िया से। तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कौन बनाता है? वो है सेल। फंक्शन भी हमारी बॉडी की कौन करती है? सेल। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। समझते हैं इसको और बढ़िया से। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या था? अभी आपको मैंने बताया था, सेल सबसे स्मॉलेस्ट होती है हमारी बॉडी में। सेल के बाद बहुत सारी सेल मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यूज बनाती हैं, है ना। फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन, राइट। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। एंड देन बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के हमारी एक बॉडी बनती है। किसी भी लिविंग बॉडी, जो भी लिविंग बॉडी होगी उसमें ये इनका रोल जरूर होगा, चाहे वो हमारी लिविंग बॉडी हो चाहे वो किसी एनिमल की हो। ठीक है, मतलब एनिमल का मतलब, या आप प्लांट की भी बात करेंगे तो प्लांट में भी। ठीक है, जितने भी कोई भी लिविंग बॉडी है तो उसमें ये प्रॉपर्टी जरूर होगी। उसमें भी सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाएगी उस बॉडी के लिए भी। तो डिफिनेशन आप समझ गए, सेल इज द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, समझ गए। तो आइए अब हम पता करते हैं सेल के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है ना, ये आप समझ गए होंगे सेल की डिफिनीशन और सेल कहाँ, क्योंकि सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है? हमारी सेल, हमारी बॉडी की। ठीक है, तो बेसिकली अच्छा, अभी थोड़ा सा टाइप्स जानने के पहले हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं अक्सर, आइए उनको चर्चा कर लेते हैं। यानी कि हमारे सेल को डिस्कवर, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था? तो पहली सेल डिस्कवर किसने की थी वो आप सबने पहले ही पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूँ। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में पहली बार एक सेल को डिस्कवर किया। कब? 1665 में रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट हैं जो सेल की डिस्कवरी देते हैं। ठीक है, बाद में ये पता चलता है कि जिस सेल की डिस्कवरी इन्होंने करी वो सेल एक्चुअल में क्या थी? वो डेड सेल थी। क्या थी वो? डेड सेल। तो क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि फर्स्ट लिविंग सेल फिर किसने डिस्कवर की? सर इन्होंने जिस सेल की डिस्कवरी करी वो तो डेड सेल थी, तो फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? तो इसके ठीक 10 साल बाद नाम आता है किनका? एक नाम आता है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने पोन्ड वाटर,
इन्होंने तालाब का पानी लिया और वहां से इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। फर्स्ट लिविंग सेल की खोज इन्होंने करी। किन्होंने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अपने एक एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने पॉन्ड वाटर में कर रहे थे वो, उसमें उन्होंने पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी करी 1675 में। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं, इन्होंने डिस्कवरी तो कर दी, तो अब यहां से ऐसा क्वेश्चन बनता है सर, और क्वेश्चन क्या बनते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ी सेल किसको मानेंगे आप? सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है ये भी तो पता होगा कि सर सेल हो गया, सेल की डिस्कवरी हो गई, अब कौन सी सेल सबसे बड़ी, कौन सी सेल सबसे छोटी होती है ये भी तो। लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, अगर हम बात करें इस दुनिया में सबसे बड़ी सेल, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन होती है, किसकी सेल होती है, वो क्या आपको मालूम है? तो लार्जेस्ट सेल, हम ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी में तो एक अलग हो जाएगी, पहले आप समझिए लार्जेस्ट सेल इन वर्ल्ड हम बात करेंगे तो वो आप सब ने पढ़ा होगा ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, एक ऑस्ट्रिच का एग पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट सेल माना जाता है। ठीक है, तो फिर सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी? सबसे स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड कौन सी होगी? तो एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। उसका एक नाम होता है पीपीएलओ। कभी कभार ये क्वेश्चन में दे देता है आंसर ऑप्शन में, कभी कभार ये दे देता है, तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, या तो ये देगा या तो ये देगा। ठीक है, तो हमारे इस पूरे वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी? वो है माइकोप्लाज्मा, या उसे हम पीपीएलओ बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलना चाह रहा हूं? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हो गया फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ। ओके, तो ये बात हमने करी स्मॉलेस्ट सेल की। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, ये तो हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल हम किसको बोलेंगे? ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल हम किसको बोलेंगे? आइए उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो हम बात करेंगे लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। किसकी बात कर रहे हैं? लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। आप पता करें तो लार्जेस्ट, और यहां पे दो क्वेश्चन बनते हैं, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, ह्यूमन बॉडी में ही होते हैं, और दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। आज से आपका क्वेश्चन का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। जो लार्जेस्ट है वो होता है हमारा ओवम, या जिसे हम एग सेल बोलते हैं, है ना। और लॉन्गेस्ट कौन सी होती है? तो हमारी नर्व सेल। क्या? नर्व सेल, जिसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो वो कौन सी होगी? ओवम। और लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो वो है नर्व सेल, या आप जिसे न्यूरॉन बोलते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? आपके ब्रेन में, है ना। ठीक है, तो ये आपके ब्रेन में पाई जाने वाली सेल्स हैं जिसे हम नर्व सेल बोलते हैं। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम से आपकी जुड़ी होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी सेल कौन सी होगी? सबसे बड़ी सेल की मैं बात करूं वो है एग सेल, या जिसे हम ओवम बोलते हैं। और सबसे लंबी सेल वो होगी आपकी नर्व सेल। अब यहीं से बात आती है स्मॉलेस्ट सेल की। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ओके, तो वो कौन सी होगी? वो होगी स्पर्म सेल। ठीक है, स्पर्म सेल। ओके, इसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो यहां से जो मिसलेनियस क्वेश्चन बनने थे वो थोड़े बहुत जिक्र कर दिया हमने। अब आइए पता करते हैं सेल के टाइप्स। ठीक है, सेल के टाइप्स में बात करेंगे तो सेल मेनली दो टाइप की होती हैं ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग। एक हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, और एक यूकैरियोटिक सेल। ओके,
तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अब आपको डिफरेंस जानना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, पर आज मैं आपको बहुत आसानी से इस बात को समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, यहां से दो शब्द बनते हैं, एक है प्रो और एक है कैरियन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब बहुत पुराने या अनडेवलप्ड, और कैरियन से मतलब होता है न्यूक्लियस से। ठीक है, यहां भी क्या, यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन तो आप समझ ही रहे, कैरियन दोनों में सेम है। यहां भी क्या मतलब होगा? यहां भी मतलब होगा उसका न्यूक्लियस से। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? तो प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब जो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए, इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव। कहते नहीं हम इंडियंस प्रिमिटिव है, ऐसा वेस्टर्न कंट्री के लोग बोलते हैं कि हम प्रिमिटिव हैं। तो प्रिमिटिव का मतलब जो बहुत पुराने इस टाइप, मतलब बहुत पुराने की जो मॉडर्नाइज्ड नहीं है, या जो बहुत बढ़िया से डेवलप नहीं हुए हैं, जो डेवलप नहीं हुए हैं वो क्या होंगे? प्रिमिटिव्स। ओके, न्यूक्लियस मतलब जो आपकी बॉडी का सेंटर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो सेल का सेंटर पार्ट क्या होगा? न्यूक्लियस। तो जिन ऐसे सेल्स जिनके न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, मतलब अनडेवलप्ड हैं, वो सेल कहलाएंगी प्रोकैरियोटिक सेल। कैसे अनडेवलप्ड है मैं आपको अभी मतलब एक रफ डायग्राम से आपको समझाऊंगा, एक रफ डायग्राम बनाऊंगा अभी। ऐसे समझिए, ये एक सेल है, दो सेल का हम यहाँ पे लेते हैं, ये प्रो है और ये यूकैरियोट। बात समझ गए? आइए समझते हैं। आप सब जानते हो कि सेल के सेंटर पार्ट को ही क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस। क्यों है ऐसा कि इसका वाला वेल डेवलप्ड है और इसका नहीं? ये हम डिफरेंस देखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पूरा सेल, हमने ऐसा माना कि ये पूरा सेल है, ये पूरी एक सेल की बॉडी हो गई। सेल की बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो यहीं पे कहीं हमारा बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पे बीच में कहीं न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है? हमारा डीएनए भरा हुआ होता है। ठीक है, डीएनए हमारा भरा हुआ होता है। डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस हम क्यों कहते हैं कि ये प्रिमिटिव है और ये ट्रू है? इसका मतलब ऐसा होगा कि सर ये तो अनडेवलप्ड हो गए, ये कैसे हो गए? अनडेवलप्ड, और ये कैसे हैं सर? वेल डेवलप्ड। समझा रहा हूं, अभी वापस आ रहा हूं टॉपिक पे, एकदम वापस टॉपिक पे आ रहा हूं, समझा रहा हूं। ये सेल नंबर 2, ये सेल नंबर फर्स्ट। बात समझ रहे हैं? ये सेल नंबर फर्स्ट जिसको हमने प्रोकैरियोटिक सेल माना, और ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है, सबसे बड़ा डिफरेंस कि सर हम इसको ट्रू और इसको प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो क्या होती है वो भी समझा रहा हूं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां क्या है? प्रेजेंट है, बट यहां कैसी है वो? एब्सेंट। कैसी है वो? एब्सेंट है। बस इसी वजह से ये प्रिमिटिव है और ये डेवलप्ड है। अब आइए और डीप समझते हैं क्यों ये, यही रीजन क्यों हुआ। समझिए, जैसे एक बिल्डिंग, एक कमरा होता है, कमरा है, कमरे में चार दीवारी होती है, और चार दीवारी के बीच में, मतलब आप एक कमरा किसको बोलोगे? कमरा इन द सेंस कि चार दीवार हो, चार दीवार के अंदर की जो खाली जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? कमरा बोलते हैं। यही खुला होता तो ये कमरा नहीं होता, ये क्या होता? एक हॉल होता। समझ रहे? तो ऐसा ही है कि यहाँ पे भी इसके पास भी डीएनए होगा, इसके पास भी डीएनए होगा, बट इसका डीएनए कहाँ? इसका डीएनए कहीं भी घूम सकता है, इसका डीएनए कहीं, क्योंकि इसके बाहर कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है? बाउंड्री है, बाउंड्री है। और वो बाउंड्री कौन सी है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। सो दैट इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का जो फ्री स्पेस है, या जिसे आप लोग बोलते हो ब्लैंक स्पेस, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को ही बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। बात को समझ आई? इस खाली जगह को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस।
लेकिन यहां जब मेम्ब्रेन ही नहीं है तो खाली जगह कहां से होगी, और जब खाली जगह नहीं है तो इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। बात समझ गए? तो इस वजह से ये प्रिमिटिव है, क्योंकि इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, बिकॉज इट हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट इट हैड, समझ गए? इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से इसका जो डीएनए है वो कहीं भी विजिट करता है। तो डीएनए क्या होता है, इसके लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। डीएनए वो एक स्पेसिफिक टॉपिक है, अभी के लिए आप ये समझिए कि जो डीएनए होता है वो हमारे बॉडी में आया हुआ पेरेंटल जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है? ओके, तो बात समझ गए? हम इसको ट्रू क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर, इस सेल की बॉडी के अंदर, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस वजह से जो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का जो होलो स्पेस है वही कहलाता है न्यूक्लियस, ठीक है ना? और यहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं होने की वजह से इसके पास कोई होलो स्पेस है ही नहीं, कोई खाली जगह है ही नहीं, इस वजह से इसको हमने क्या बोला, अनडेवलप्ड है सर ये, इसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होगा। ये बात समझ गए आप? आइए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है? एग्जांपल्स क्या होंगे थोड़ा इनके लिए, हाँ अभी ये बात होगी कौन सी ह्यूमन बॉडी में होगी, कौन सी ह्यूमन बॉडी में नहीं होगी, ये भी बात कर रहे हैं विथ एग्जांपल्स, है ना? बिल्कुल, ये तो सेल की बात होगी, कौन सी टाइप की सेल कहाँ होती है या कैसी होती है। अब ये समझते हैं कहाँ ये वाली सेल पाई जाएगी और कहाँ ये वाली, किस ऑर्गेनिज्म में ये होगी और किस ऑर्गेनिज्म में ये, है ना? तो पता करते हैं हम। आपने 3 ऑर्गेनिज्म के नाम याद रखने जो यहाँ है, बाकी सब यहाँ, बस 3 याद कर लेना जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। कौन कौन से? तो सबसे पहले बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है? दूसरा होती है आर्की जिसको बोलते हैं, ये समझाता हूं ये क्या होती है। एक होती है हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, एक ये हो गया, एक ये और एक, इन 3 के नाम आपको याद रखने हैं, इन 3 के नाम याद रख लिए। इन तीनों के अलावा इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सभी किस में आएंगे, यूकैरियोटिक सेल होंगे, समझ गए? इन 3 के अलावा इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी किस में आएंगे, यूकैरियोटिक। ये 3 क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है? तो बैक्टीरिया, अब हर बैक्टीरिया, जो इस धरती पर जितने टाइप के बैक्टीरिया हैं, चाहे वो टीबी वाला बैक्टीरिया हो, चाहे वो आपका टाइफाइड वाला बैक्टीरिया हो, है ना, चाहे वो आपका मलेरिया वाला बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया सब भी कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। आर्की बैक्टीरिया के जैसा ही, जस्ट लाइक बैक्टीरिया के जैसे होने वाले ऑर्गेनिज्म है। और ब्लू ग्रीन एल्गी ये एक्चुअली में एल्गी है, इसके पास, ब्लू ग्रीन एल्गी के पास भी कौन सी सेल होती है, हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। तो बस इन 3 के नाम आपको याद रखने हैं। इन 3 के अलावा, हाँ, जो शैवाल जिसको बोलते हैं, काई, जो खेतों में या पानी में लगती है, तो है ना, वो एल्गी आपकी इसमें आएगी, ठीक है? समझ गए? अब हम आइए पता करते हैं यहाँ पे। बहुत लोगों का डाउट होता है सर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में सर प्रोकैरियोटिक होती होगी फिर? तो नहीं, प्रोटोजोआ में प्रोकैरियोटिक नहीं होती। प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, आपने नाम सुना होगा, अमीबा, या आपने नाम सुना होगा पैरामीशियम, ठीक है? अमीबा या पैरामीशियम, ये दोनों प्रोटोजोआ के अंदर ही आते हैं। और इनमें कौन सी सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है? आपने एनिमल सेल, तो आप समझ गए यहां से हमारी बॉडी में कौन सी होगी, तो ह्यूमंस में भी यूकैरियोट्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो भी यूकैरियोट्स, प्लांट्स भी यूकैरियोट्स, ठीक है? लिविंग तो सब है, सेल एक्चुअली में डिफिनीशन ही लिविंग बॉडी की है। अगर कोई बॉडी लिविंग है तो उसमें सेल है। अब सेल 2 टाइप से होगी, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं है, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं है मतलब कि वो प्रोकैरियोट है, और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो उसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी है। और जब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है इसका मतलब कि वो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है? आप सबके सामने एग्जांपल्स दिए गए हैं। फंगी, फंगी भी इसी में आएगा, ठीक है? जैसे आप लोग फंजाई पढ़ते हो या फंगस पढ़ते हो वो भी इसी में आएगा। जैसे आपको मशरूम, मशरूम एक
मशरूम एक फंगस ही है। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा टॉपिक था अभी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस। क्लियर हुआ कि क्या मेन डिफरेंस होता है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में? ठीक है। अब जब सर इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो इसके पास बहुत, जैसे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो ये इसके पास नहीं होगा, इसके पास साइटोप्लाज्म होता है इसके पास नहीं होगा, ऐसा राइबोसोम्स होगा इसमें। पर जो बहुत सारे, जैसे आपका ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो नहीं होगा इसमें, है ना। वो आगे हम बात करेंगे क्या क्या है। ठीक है, अभी आप ये पता करिए, क्योंकि राइबोसोम भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S, मतलब 70S और 80S। तो 70S जो कम डेवलप्ड है वो इधर होगा और जो 80S वेल डेवलप्ड है वो इधर होगा। समझ गए? तो ये बात थी। आइए पता करते हैं, अब धीरे से हम यहां से बात कर रहे हैं। अब आपकी बात आएगी सर, अभी हमारे चैप्टर में एक और कंफ्यूजन है, वो है प्लांट और एनिमल सेल, कि हम प्लांट और एनिमल सेल में कैसे डिफरेंस पता करेंगे, है ना। प्लांट और एनिमल सेल में, क्योंकि अभी तो सर हमने यूकैरियोट पढ़ लिया, इसमें डिफरेंस क्लियर हो गया। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है, तो अभी के लिए इतना ही रखें। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तो उसमें हम आगे